दोस्तों एक 18 से 20 साल का नौजवान वो बहुत ही दूर दराज से एक रोड पर पैदल ही चले आ रहा होता है। वो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए रोड पर पैदल ही चले आ रहा होता है और उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। दोस्तों ऐसे में वो बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करते हुए, भीड़ भाड़ का सामना करते हुए वो एक गांव का नाम पूछना चाहता है। वो एक गांव का पता पूछ रहा होता है और लोग जब उसे उस गांव का नाम बता देते हैं कि ये गांव आपको इस जगह पर पड़ेगा। दोस्तों वो उस गांव को पूछने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाम भी पूछता है। दोस्तों आखिरकार वो जो 18 से 20 साल का खूबसूरत नौजवान होता है, वो किसी तरीके से जिस गांव की तलाश में था वो उस गांव में पहुंच जाता है। अब उस गांव में जब वो लड़का पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के घर पर भी पहुंच जाता है। उस घर में पहुंच करके उस व्यक्ति का पांव छूता है और जब व्यक्ति का पांव छूता है तो जो वो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, कौन हो तुम और मेरा पांव क्यों छू रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हारी जमीन जायदाद में हिस्सा मांगने आया हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही उस व्यक्ति के दोनों बेटे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस 18 से 20 साल के नौजवान को धक्का देकर के वहां से भगाने लगते हैं। कहते हैं कि न बाप का पता और न जात का, न जाने कहां से तू एक बहुरूपिया होके आया है और हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। अब दोस्तों उसके बाद में वो लड़का रो करके उस व्यक्ति के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आप ही हमारे पिता हो, अगर आज हमें आप अपनी इस जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मैं जीवित नहीं बचूंगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अनजान लड़का एक अनजान व्यक्ति के पास में आकर के उसकी प्रॉपर्टी में कैसे हिस्सा मांग रहा है। तो दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है, तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो में, अंत तक देखिए। इस कहानी को देखने पर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो छोटे से गांव की होती है। एक गांव का नाम नवादा बताया जाता है, वहीं दूसरे गांव का नाम रामपुर बताया जाता है। दोस्तों रामपुर में एक हरिओम नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी का नाम तुलसी होता है। दोस्तों हरिओम और तुलसी के 3 बेटे होते हैं और एक बड़ा बेटा होता है जो कि न तो हरिराम के चेहरे पर गया होता है और ना माँ तुलसी के चेहरे पर गया होता है, बल्कि उसका चेहरा एक अलग ही तरह से दिखा करता है। दोस्तों यह सब देखकर जो हरिओम होता है वो कहता है अपनी पत्नी से कि मैं इस बड़े बेटे को अपनी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, मैं इसे अपने घर में नहीं पनाह दूंगा, ये इस घर से निकल जाए नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। अब दोस्तों जो उसकी माँ तुलसी होती है वो रोने लगती है और वो कहती है कि आप ही के तीनों बेटे हैं और आप हमारे इस बड़े बेटे को अपने घर में हिस्सा क्यों नहीं देंगे। दोस्तों बहुत सालों से इसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो बड़ा बेटा रोता रहता है और कहता है कि पिताजी आप हमको अपनाते क्यों नहीं हो, आप हमें अपना बड़ा बेटा क्यों नहीं मानते हो। दोस्तों वो कहता है कि साले ना जाने तू किस बाप की औलाद है और तू इस घर से निकल जा, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मार करके निकाल देंगे। अब दोस्तों आप भी संकट में हो गए होंगे कि क्यों एक बाप अपने बड़े बेटे को अपना बेटा कहने से इनकार रहा है। दोस्तों ये कहानी आज से 45 या 40 वर्ष पहले की है, जब उस समय में छोटी सी उम्र में लोगों की शादियां हो जाती थी। दोस्तों ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम त्रिभुवन नाथ होता है। दोस्तों जो त्रिभुवन होता है उसकी 5 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी और जब वो अपनी जवानी की दहलीज पर आता है, जब नवयुवक की दहलीज पर आता है, तो एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ में उसका दिल हुआ कि हम क्यों ना अपनी ससुराल घूमने चले जाएं। अब दोस्तों उसके बाद में जो त्रिभुवन नाथ होते हैं वो
अपना एक बैग उठाते हैं और अपने घर पर मामा के यहाँ जाने का बहाना करके वो अपने सीधे ससुराल में निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो त्रिभुवन नाथ होते हैं उनका ससुराल नवादा गांव में ही होता है। दोस्तों, जब त्रिभुवन नाथ अपने ससुराल को नवादा के लिए निकल जाते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद उन्हें रात हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल पर पहुंचते हैं तो उनका ससुराल नहीं बल्कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की ससुराल होती है। दोस्तों, जब त्रिभुवन नाथ उस घर में पहुंचते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि कौन हो? तो कहता है वो लड़का कि मैं तुम्हारा दामाद हूं, जो बचपन में यहाँ मेरा शादी हुई थी और मैं अब जवान हो चुका हूँ, मैं अपनी ससुराल को देखना चाहता था। दोस्तों, जो त्रिभुवन नाथ होते हैं उनके जो ससुर जी होते हैं उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब दोस्तों, उस घर में उसकी बीवी और उसकी एक साली होती है और उसकी सास होती है। दोस्तों, सास जब दामाद को देखती है तो खुश हो जाती है। अब बेचारी सास को भी क्या पता था, क्योंकि उस वक्त शादी बहुत ही कच्ची उम्र और बच्चे की अवस्था में हुई थी। दोस्तों, यह सब देख करके जो सास होती है वो कहती है कि ये तो मेरे अहोभाग्य हैं जो हमारे दामाद हमारे घर पर चल करके आए हुए हैं। अब दोस्तों, दामाद का नाम सुनते ही घर में खलबली मच जाती है। जो साली होती है वो भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एक पांव पर उछल रही हो। दोस्तों, साली के खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं और उधर उसकी जो बीवी होती है वो भी मानो ऐसे लगता है कि जैसे उसके मुंह में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हों। अब दोस्तों, रात का समय होता है और अच्छा सा पकवान बन जाता है और त्रिभुवन नाथ भी खुश होता है कि आज अपनी बीवी के चांद जैसे चेहरे को देखने का दर्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, रात का समय होता है और खाना पीना त्रिभुवन नाथ खाता है। त्रिभुवन नाथ तो सोचता है कि मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन त्रिभुवन नाथ एक गलत लहजे में था। त्रिभुवन नाथ किसी दूसरे घर में जाकर रुक गया था, जाकर के ठहर गया था। लेकिन दोस्तों, उस घर में वो जो एक छोटी सी लड़की होती है जो उसकी साली होती है वो कहती है कि जीजा जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, अगर आप इतनी दूर से कष्ट किए हैं तो हम आपको पूरी तरह से खातिर व्यवहार कराऊंगी। आप खाना खाकर इस बिस्तर पर सो जाइए, जब माँ सो जाएगी तो मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ही बिस्तर पर भेज दूंगी। अब दोस्तों, जो त्रिभुवन नाथ होते हैं, त्रिभुवन नाथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज बीवी के साथ में सोने का मौका मिलेगा और आज अगर नहीं सो पाया तो न जाने कब मेरा गौना होगा और न जाने कब मैं अपनी दुल्हन के साथ सोऊंगा। तो दोस्तों, जब रात हो जाती है तो उस घर में से जो लड़की आती है उसका नाम तुलसी होता है। दोस्तों, जब तुलसी त्रिभुवन नाथ के बिस्तर पर आती है तो त्रिभुवन नाथ तुलसी को देख करके मस्त हो जाता है। तुलसी एकदम तुलसी के जैसे महक रही होती है, उसकी खूबसूरती ऐसा लगता है कि जैसे दहक रही होती है। दोस्तों, तुलसी को पकड़ करके वो अपने गोद में बिठा लेता है और देखते ही देखते पूरी रात जो त्रिभुवन नाथ होते हैं वो एकदम सुहाग रात के जैसे उस लड़की के साथ में बहुत ही ज्यादा नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। पूरी रात दोस्तों सुहाग रात के जैसा खेल खेलने लगते हैं और उसके बाद में वो उसी रात जो तुलसी होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, तुलसी उस दिन उसके बच्चे की मां बन जाती है। अब दोस्तों, सुबह होता है तो त्रिभुवन नाथ अपनी साइकिल उठा करके वो अपने घर पर चला आता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या, काफी महीने बीत जाते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और जो त्रिभुवन नाथ होते हैं उनके पिताजी कहते हैं कि जाकर के अपने बेटे की दुल्हन क्यों ना लाया जाए। अब दोस्तों, जब त्रिभुवन नाथ के पिताजी अपने बेटे की दुल्हन लाने के लिए गाड़ी करते हैं और जब दुल्हन उसके घर पर आती है तो त्रिभुवन नाथ जब उस अपनी दुल्हन को देखता है तो देख करके चौंक जाता है। उसकी निगाहें अड़ी की अड़ी रह जाती है, वो दंग हो जाता है कि मैं अपने ससुराल में जब गया था तो ये दुल्हन तो नहीं थी, बल्कि इसका चेहरा कोई अलग ही रूप ले लिया है। वो इस टेंशन में हो गया कि मैं किस घर में जाकर के ठहर गया था और किस दुल्हन के साथ में मैं रात बिताया था। दोस्तों,
वो सन्न हो जाता है, वो चौंक जाता है, लेकिन ये इस राज को अपनी दुल्हन से नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो त्रिभुवन नाथ होते हैं अपनी दुल्हन के साथ रात बिताने लगते हैं और अपनी दुल्हन के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। वो इस सोच में थे कि मेरे से जो गलती हुई है, अगर इस बात को मैं दोहरा दूंगा तो ये मेरी दुल्हन मुझे छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, उधर जो तुलसी थी, जो उस त्रिभुवन नाथ को अपना दूल्हा समझ रही थी, लेकिन उसके साथ में भी उल्टा हो गया था। दोस्तों, ऐसे ही जब वो तुलसी अपने घर पर जाती है तो वहां पर उसके पति का नाम हरिओम होता है। दोस्तों, अब जब तुलसी की माँ अपने दामाद को देखते हैं तो वो भी डर जाती है कि मेरे घर पर जो दामाद के रूप में ठहरा हुआ था वो तो कोई दूसरा था। लेकिन सब लोग इस बात को दबा देते हैं और तुलसी हरिओम के घर में रहने लगती है। लेकिन एक बात तो यह है कि तुलसी उस त्रिभुवन नाथ के दाग को अपने पेट में हमेशा के लिए पाल रखी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 9 महीने का वक्त गुजरता है तो तुलसी को जब बच्चा पैदा होता है रामपुर के गांव में, तो जब बच्चा 5 से 10 वर्ष का हो जाता है तो जो हरिओम होता है वो कहता है कि तुलसी, ये तो मेरा बच्चा नहीं लग रहा है, ना तो ये तुम्हारे चेहरे पर गया है, ना ये मेरे चेहरे पर गया है, और ना ही मेरे घर में किसी की परछाई इसके ऊपर गई है। तो ये किसका बच्चा है? तू साफ साफ बता दे, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। दोस्तों, तुलसी कहती है कि मैं तो जब गौना होकर के इस घर में आई हूँ तो तुम्हारे ही पास आई हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं गई हूँ। अब दोस्तों, जो हरिओम होता है वो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा और बहुत ही ज़्यादा रंजिश कर लेता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि पंचायत हो जाती है। कहते हैं, हरिओम कहते हैं कि ये मेरा औलाद नहीं है, मैं इसे अपना औलाद नहीं मानता हूँ। लेकिन पंचायत में लोग कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि कोई बच्चा किसी दूसरे के लोगों का रूप ले लेता है, उसका एक अलग ही रूप हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। अब दोस्तों, किसी तरीके से माहौल शांत हो जाता है और जो बड़ा बेटा होता है, जो बच्चा तुलसी का होता है, वो और भी ज़्यादा जवान हो चुका होता है। ऐसे ही जो हरिओम होते हैं उनके 2 बेटे और हो जाते हैं, लेकिन दोनों बेटे हरिओम के चेहरे पर गए हुए होते हैं। दोस्तों, काफी लंबा समय अरसा बीत जाता है और जब वक्त वो समय आ जाता है, शादी की घड़ी करने की आ जाती है बच्चों की, तो हरिओम कहता है कि मैं अपने 2 बेटों की शादी तो कर दूंगा, लेकिन इस बड़े बेटे की शादी मैं नहीं करूंगा। इसे मैं अपने जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा। ये ना जाने किस बाप की औलाद है और ना जाने किस नाजायज बाप का औलाद है, मैं इसे अपने घर में पनाह नहीं देना चाहता हूँ। अब दोस्तों, उस वक्त बुढ़ाई की अवस्था में जो हरिओम होते हैं अपने इस बेटे को कहते हैं कि तू निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार करके निकाल दूंगा। अब दोस्तों, जो तुलसी होती है, तुलसी से वो बड़ा बेटा कहता है कि माँ, आज तुझे तो बताना ही पड़ेगा कि मुझे जो पिताजी हैं अपना बेटा क्यों नहीं मानते हैं। मैं तुम्हारी और बाप के शक्ल पर नहीं गया तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? माँ को कहीं ना कहीं उस बात को ख्याल आ जाता है कि जब वो उस त्रिभुवन नाथ के साथ में अपने घर पर सो गई थी, वही उस रात की गलती थी जो आज वो बड़ा बेटा त्रिभुवन नाथ का बेटा बन करके उस हरिओम के बेटे के रूप में गया था। अब दोस्तों, जब माँ सारी कहानी बताती है तो रोने लगता है बड़ा बेटा और कहता है कि माँ, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे घर पर आ भी गया था तो तुम उसके बिस्तर पर क्या करने गई थी? तुम उसके साथ संबंध बनाने क्यों गई थी? मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। अब दोस्तों, उसका बाप उसे कहता है कि निकल जा, नहीं तो मैं तुझे मार करके इस जगह से खदेड़ दूंगा। माँ कहती है कि बेटा, मैं तुझे उस त्रिभुवन नाथ के घर का पता बताती हूँ और तुम उस बाप के पास में जाओ और उससे विनती करो कि तुम्हें अपना ले। दोस्तों, उसके बाद में वो जो तुलसी का बेटा बड़ा बेटा होता है, वो भटकते भटकते रास्ते में पैदल ही फटे हुए कपड़ों में चला आ रहा होता है और जब त्रिभुवन नाथ के गांव का एड्रेस पूछता है लोगों से तो लोग बताते हैं, और जब त्रिभुवन नाथ के घर पर जब ये बड़ा बेटा जाता है और जैसे ही त्रिभुवन नाथ के चरण को स्पर्श करता है और कहता है कि पिताजी, आपके चरणों में आपके बेटे का प्रणाम हो। दोस्तों, इतना सुनते ही जो त्रिभुवन नाथ होते हैं कहते हैं कि कौन है तू और तू मेरा चरण क्यों स्पर्श कर रहा है? उसके दोनों
त्रिभुवननाथ के दो और बेटे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई कहाँ से आया है और तू मेरे पिता का चरण क्यों स्पर्श कर रहा है। वो कहता है मैं चरण ही नहीं, मैं इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आया हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो उसके दोनों बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि न बाप का पता न जात का, कौन है और अनजान व्यक्ति हो करके तू हमारे घर में पनाह लेना चाहता है, तू मेरे पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहता है, निकल जा नहीं तो धक्के मार करके निकाल दूंगा। अब दोस्तों जो वो लड़का होता है वो कहता है कि हम अपने पिताजी से, जो त्रिभुवननाथ है, मैं इनसे अपना डीएनए मैच कराना चाहता हूं। अगर ऐसा मैच नहीं होता है तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है, गांव में भीड़ का तांता लग जाता है। सब लोग जब उस बच्चे को, सब लोग उस लड़के को और त्रिभुवननाथ को जब अस्पताल लेकर जाते हैं तो दोनों को खून का डीएनए निकाला जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि असल में ये तो तुम्हारा ही औलाद है। दोस्तों उधर जो हरिओम होता है, हरिओम भी अपने इस बड़े बेटे का जब डीएनए टेस्ट कराता है तो उसके खून से और इसके खून से मैच ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उस रात की जो गलती थी, बचपन में शादी हुई थी तो ये त्रिभुवननाथ अपने ससुराल के बजाय किसी दूसरे के ससुराल में जाकर रुक गया था और उस दिन उस लड़की के साथ, उस तुलसी के साथ में रात बिताया था और उस दिन से ये नाजायज औलाद पैदा हो गया था। तो दोस्तों उसके बाद में तुलसी भी त्रिभुवननाथ के घर पर आती है और रो रो करके कहती है कि आपने उस रात जो गलती की थी और उस रात जो गलती हमसे हुई थी, उन सब को भूल करके आप हमारे इस बेटे को अपने इस जमीन जायदाद में हिस्सा दे दीजिए और हम आपके सामने आंचल फैला करके भीख मांगती हूँ। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सच्ची कहानी है, इसमें कहीं से भी कोई फेक नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद में त्रिभुवननाथ को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है और अपने दोनों बच्चों से और अपनी पत्नी से कहता है कि हम आपसे विनती करते हैं कि हमसे उस रात जो गलती हुई है, मैं जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सोचा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। अब दोस्तों त्रिभुवननाथ उस अपने बड़े बेटे को, जो बरसों बाद इस घर में आया था, अपने ही प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दे देते हैं और उसकी शादी करते हैं और अपने ही घर में रख लेते हैं। दोस्तों जो तुलसी होती है, त्रिभुवननाथ का एहसान जीवन भर नहीं भूलती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।